नमस्कार साथी, संदेश लाइव में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज स्टार्टअप की। और आज स्टार्टअप में हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई के एक ऐसे टेक्नोक्रेट्स भाई हर्ष जैन, जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में कुछ नया किया है। तो चलिए हम जानते हैं कि स्टार्टअप क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। हर्ष जैन जी, आपका साथी संदेश लाइव में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मले भैया का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आज, जो कि मेरे हिसाब से आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत ज्यादा व्यवस्थित बैठता है कि स्टार्टअप क्या होता है। इस सवाल का जवाब जो है ना, वो शायद इसके सवाल में ही छुपा हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को शायद ये अंतर ही नहीं पता है कि स्टार्टअप और एक बिजनेस में क्या अंतर होता है। आदमी आज खड़ा होता है और एक रेडी की दुकान खोल लेता है और उसको बोल देता है कि मैंने एक स्टार्टअप खोला, तो शायद ये स्टार्टअप तो नहीं है। एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में मूलभूत जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है इनोवेशन का, जो शायद आज के स्टार्टअप्स बहुत हद तक भूलते जा रहे हैं। और हमारे हर बिजनेस को आज एक स्टार्टअप कहना या हर एक स्टार्टअप को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देना, ये शायद उतना आसान नहीं है जितना आसान की भाषा में आज की तारीख में कहा जाता है। तो मूल सिद्धांत रूप से स्टार्टअप के दो डेफिनेशन बनते हैं। एक सरकारी तौर पे, जिसका अध्ययन जो होता है DPIIT की साइट तक में ये चीज मेंशन होती है कि जो भी कंपनी जिसके पास मूलभूत तरीके से कोई भी तरीके का पेटेंट प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वो एक स्टार्टअप कैटेगरी में आता है। और यूजुअली एक स्टार्टअप वो बिजनेसेस होते हैं जो एक नए सिद्धांत या नए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की ताकत रखते हैं, उन्हें स्टार्टअप कह सकते हैं। शुद्ध भाषा में जुगाड़ कह सकते हैं आप इसे। जैन साहब, एक स्टार्टअप और एक व्यवसाय में क्या अंतर होता है? तो एक स्टार्टअप, आप हर बिजनेस को या एक हर व्यवसाय को आप स्टार्टअप कह सकते हैं क्या? नहीं, हर बिजनेस एक स्टार्टअप नहीं होता, लेकिन हर स्टार्टअप आप एक बिजनेस होता है। कहने की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ढाबे वाला जो खुला हुआ है या जो एक डीलर है किसी भी तरीके के, चाहे गोल्ड के हो चाहे वो स्टील के हो, जो भी पारंपरिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं मार्केट में, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, वो सारे के सारे आपके बिजनेस की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन जो मूलभूत इसका जवाब है कि एक स्टार्टअप, तो स्टार्टअप वो हर बिजनेस है जो एक नए इनोवेशन की तरफ या एक नए क्षेत्र की तरफ कार्य कर रहा हो, जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, जो हमारे पारंपरिक व्यवस्थाओं से अवतरित ना हो, वो नए तरीके से उस कार्य को किया जा रहा हो, वो एक स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। जैसे कि टेस्ला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे के सारे स्टार्टअप थे, अब ये बिजनेस बन चुके हैं। जैन साहब, स्टार्टअप में अभी तक जो भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उसमें आप उसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, या और भी क्या चीज सरकार इस तरीके की व्यवस्था करे कि नए स्टार्टअप और भी तेजी से पनपे भारतीय व्यवस्थाओं में, भारतीय बाजार में? मैं उस चीज के लिए तो पहले मैं ये कहूंगा कि मैं गवर्नमेंट के लिए जो अभी व्यवस्थाएं हैं और जो जिस तरीके का इकोसिस्टम बना हुआ है, वो एक स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा दौर है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा दौर है जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी चल रहा है। हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता हर सिस्टम में हमेशा होती है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सुधार की जरूरतें हैं जहां पे हमें सुधारा जा सकता है। मगर अगर उन्हें कुछ छोटी मोटी बातों को अगर हटा दिया जाए, तो अपार्ट फ्रॉम इट इतने सिस्टम्स और इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की तारीख में। हम जिस शहर में रहते हैं या जिस स्टेट में रहते हैं, वहीं का आप केस ले लीजिए, CSIDC आज की तारीख में अराउंड 35 से 45% तक स्टेट सब्सिडी दिलाने की कोशिश करती है नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, फैसिलिटीज में। इसके अलावा आपको 2.5 करोड़ तक का लोन मिलता है, स्टैंप ड्यूटी पे एग्जम्पशन होता है। अगर मैं DIPP की बात करूं तो मेरे पास खुद 13 पेटेंट है, मैंने DIPP वेबसाइट से ही फाइल किए हुए हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको सब्सिडी मिलती है। हम एग्रीकल्चर, बिल्कुल बिल्कुल, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे कई तरीके के ग्रांट्स अवेलेबल हैं, जैसे बायरेक हो गया, राबी हो गया। तो इतने सारी स्कीम सरकार की चल रही हैं कि अगर देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही स्टार्टअप को सपोर्ट में चल रहा है कि इनोवेशन को प्रमोट किया जाए।
हाँ, इसमें चेंजेस की थोड़ी बहुत जो मेरे हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं, मैं उन्हें जरूर कहना चाहूंगा कि एक फीडबैक मैकेनिज्म की शायद तक इसमें बहुत बड़ा जगह है, जो पूरे इकोसिस्टम को शायद बहुत तेजी से चेंज कर सकता है और बहुत सुविधाजनक बना सकता है। क्योंकि सरकार तो हमें हर चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो चीजें और क्या वो व्यवस्थाएं जो स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्या कोई चीज चेंज करने की आवश्यकता है, तो वो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो शायद मेरे हिसाब से सिस्टम में लैक है। बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। जैन साहब, जैसे कि नई तकनीक, ई कॉमर्स और फिनटेक ने भारतीय स्टार्टअप की वृद्धि को कैसे प्रभावित किया आपकी नजरों में, आप जरा बताएंगे? देखिए, ये दोनों ही एक बहुत मूलभूत सिद्धांत हो जाता है किसी भी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं, हमारा एक्सिस सोलर की कंपनी है। अभी एक्सिस सोलर जो है, इनके पास हमारे पास कोई बैकअप, कोई फंडिंग नहीं है, कोई हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही जो हमने पैसा जनरेट किया था वही पैसा था हमारे पास। तो हमारे लिए इतने बड़े मार्केट में खड़े होना और इस मार्केट में बेचना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है स्टार्टिंग में, ना आपके पास बेसिक एमिनिटीज होती है। तो उस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एक मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है। और ये ई कॉमर्स एक इतने फास्ट तरीके से, जो पहले हमको D2C करना पड़ता था या फिर मेरे को B2B करके हुए, मतलब बिजनेसेस टू बिजनेस, देन वो कस्टमर तक जाता था, वो इतना डिफिकल्ट पैरामीटर होता था कि जिसको ई कॉमर्स ने पूरी तरीके से चेंज ही कर दिया। आज एक भिलाई में बैठा एक छोटा सा व्यक्ति, मुझ जैसा छोटा सा व्यक्ति, एक लाखों लोगों के सामने अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से, ई कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से लाखों लोगों तक अवेलेबल है। तो ये बहुत ही तेज तरीके से हमको वो मौका मिल जाता है। रही बात आपने जैसे कि फिनटेक की बात की, तो फिनटेक अपने आप में उसी चीज को चेंज करता है। फिनटेक का बेस्ट एग्जांपल है क्यूआर कोड्स, या जो हम लोग फोन पे, या ये जो हम लोग पेमेंट्स गेटवे बनाते हैं, जिसपे भारत का सिक्का चल रहा है, अपने प्रभुत्व चल रहा है आज आजू बाजू के देशों में, वो ही उसका मेन एग्जांपल है। तो फिनटेक ने अपने आप ही चीजें को बहुत आसान कर दिया है, और ना सिर्फ आसान किया है बल्कि उन्हें इतना सुविधाजनक बना दिया है कि आज आम से आम आदमी, चाहे वो आप बस्तर के किनारे में कहीं कोंडा गांव में खड़े हो, चाहे आप कोरिया डिस्ट्रिक्ट के कोई शहर में खड़े हो, हर जगह पे हर आदमी के पास आज की तारीख में फोन पे है, पेटीएम है। तो फिनटेक ने गेम चेंजर कर दिया है। तो उसके कारण हमारे लिए पेमेंट प्राप्त करना और पेमेंट को भेज पाना उस कस्टमर से या फिर उस वेंडर तक, वो सब तरीके से आसान हो गया। तो स्टार्टअप सिस्टम के लिए ये गेम चेंजर महसूस हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का जो महत्व है जी, वो महत्व के कारण ही स्टार्टअप जो है एक अपनी पहचान बनाने में एक कहना चाहिए कि एक अच्छा माध्यम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली उसके लिए एक ब्लड के और ऑक्सीजन के जैसा हो जाता है, ई कॉमर्स और फिनटेक। ब्लड इस तरीके से, क्योंकि वो ही मूलभूत सिद्धांतों का और मूलभूत चीजों के लिए आपको लेके जाने का काम करता है, और ऑक्सीजन आपके लिए एक मनी वैल्यू के जैसा हो जाता है। क्योंकि मनी के लिए लेके आने के लिए आपको फिनटेक की आवश्यकता है, पेमेंट गेटवे की जरूरत है, आपको पेमेंट जल्दी करवाने की जरूरत है, तो वो उसी के थ्रू हो पाता है। जैन साहब, अभी स्टार्टअप पे हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने एक कमेंट किया था कि स्टार्टअप पे जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें बहुत ही चीप लेबर हम क्रिएट कर रहे हैं। इस पर आपका एक स्टार्टअप कंपनी होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप मेरे से सच में इस चीज का आंसर देखेंगे तो इसके आंसर के ना दो पहलू बनते हैं। एक पहलू जो हमारे मंत्री साहब ने कहा, वो एकदम प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है कि जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है, वो ये होता है कि वो हमारे लिए सहायक ना होके वो हमारे लिए पार्टनर बन जाते हैं और उनकी लायबिलिटी से हम बच जाते हैं। हमने पूरा इनकम ग्रुप खड़ा किया है, जो इनकम ग्रुप ऑलरेडी काम कर रहा है, प्रॉपर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है जिसका उपकरण, मगर वो फिर भी अपने आप में वो पार्टनर्स होने के कारण हमारे ऊपर लायबिलिटीज उनकी कम हो जाती है, स्टार्टअप के उसमें कम हो जाती है प्रतिपेक्ष में। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, अगर जैसे कि मंत्री साहब ने बड़े संवेदनशील तरीके से इसे कहा था कि ये एक चीप लेबर ग्रुप क्रिएट हो रहा है, तो ये जो जवाब है और जो ये व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगे तो ये सच है। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने एक कैटेगरी तो क्रिएट कर दी,
लेकिन उनकी जैसे भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, स्टार्टअप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उससे रिलेटेड कार्य की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो बहुत रूप से ये जो चीज होती है ये अव्यवस्थित हो जाती है। और वहीं स्टार्टअप में रूप में अगर देखेंगे तो वो हमारे लिए हमने इतने बड़ा इनकम ग्रुप क्रिएट कर रखा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर प्रति वर्ष इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं और इतने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, चाहे वो ज़ेप्टो हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम हो, सबने उतना किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मूलभूत सिद्धांत के रूप में अगर कार्य किया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। तो इसके दोनों ही प्रतिपेक्ष एकदम सही है अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि इनोवेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से शायद पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, और जो स्टार्टअप की दुनिया में हो रहा है वो भी अपने आप में एकदम सही सवाल। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो स्टार्टअप है जी वो केवल और केवल इंसेंटिव को ध्यान में रखते हुए लोग आ रहे हैं इस फील्ड पर? बिल्कुल। देखिए मैं आपसे सच कहूं तो इसमें ना ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसमें जुनून के नाम से भी आते हैं। जैसे हमारे पास कई तरीके के एग्जांपल है मार्केट में, अगर आप जाएंगे तो एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा शख्सियत है, सबने उनका नाम सुना हुआ है, मार्क जुकरबर्ग सबने नाम सुना हुआ है। तो ये जो शख्सियत है ये जुनून के साथ आते हैं। यहाँ पे चाहे वो दीपेंद्र गोयल ही क्यों ना हो, जोमेटो के फाउंडर, जो वो भी इस फील्ड में जब आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को इस तरीके से यूज किया हुआ है कि मार्केट में या जिस भी व्यवस्थित रूप में वो कार्य कर रहे हैं उससे किसी भी तरीके से असंतुलन प्रभावित ना हो। और ये सच बात है कि उन्होंने तो रोजगार को ही लेके कार्य करने की कोशिश की है। तो ये प्रतिपेक्ष कहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा। जैन साहब, स्टार्टअप के क्षेत्र में आपने और आपके एक्सो सोलार ने जो काम किया वो हमारे व्यूअर्स ने तो देखा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सो सोलार के क्षेत्र में या एक्सो सोलार ने जिस चुनौतियों को फेस किया उसी तरीके से जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो और उनके पास स्टार्टअप के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं या क्या चुनौतियां आप मानते हैं? और इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती है। देखिए एक स्टार्टअप को एक फाउंडर या एंटरप्रेन्योर को हमेशा कहा जाता है कि वो कभी भी बैक नहीं हो सकता, सेटल डाउन नहीं हो सकता। ये मजाक में कहा जाता है कि सत्य तौर पे कहा जाता है, ये स्वाभाविक रूप में सच है। क्योंकि अगर आप जब तक एक एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी रहे हैं, आप ये मान के चलिए हर क्षण हर प्रति क्षण आपके पास संघर्ष है, आपके पास हर तरीके के सवाल का जवाब निकालने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ना सिर्फ आप एक तरफ मार्केट के वैल्यू सिस्टम को चेंज कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ एक नए इनोवेशन की तरफ कार्य कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर काफी तरीके की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। स्टार्टअप्स को बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज, उन्हें हर तरीके से नया कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक्सो सोलर के लिए। अब हम बैटरी से जुड़े बहुत से उपकरण बनाते हैं, बैटरी से जुड़े जो उपकरण बनाते हैं वो सारे तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उपयोग होते हैं और कई और सेक्टरों में उपयोग होता है। तो उनमें उन सेक्टर पे जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला प्रोडक्ट बनाया था तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि हम उसे मार्केट में कैसे लेके जाएंगे। मार्केट में लेके जाने के बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना हमेशा बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन ढूंढना, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद उससे जुड़े जो क्वेश्चन के आंसर है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उसको मार्केट तक लेके आना, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि उसे पहुंचाना, उसके बाद फिर तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर को बिलीव दिलाना कि आज के व्यावसायिक रूप में जहां इतने फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं उस बीच में हम जेन्युइन हैं, हम बेच रहे हैं, सही सामान बेच रहे हैं, किसान को उस चीज पे बिलीव दिलाना वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो वो चीज को बिलीव करा के उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना, उनसे वो पेमेंट लेना, उनके बाद उनको 1 साल 1.5 साल तक सर्विसेज देना। आज हमने ऑलमोस्ट 3-3.5 हजार मशीनें बेच चुके हैं हम लोग। तो वो सारी मशीनों को बेचने के बाद आज उन सारी मशीनों की सर्विसेज करना, ये हर क्षेत्र में हर प्रॉब्लम का एक का सवाल होता है इसमें। और साथ ही साथ जो मूलभूत होता है, जो कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ऑक्सीजन जो होता है, जो कि होता है मनी, पैसा, वो मैनेज करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। वो कैसे एक व्यक्तिगत आदमी जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे मैनेज करता है, वो शायद वही समझ सकता है। अच्छा जैन साहब, स्टार्टअप में जिस तरीके से आपने जो चुनौतियों की बात करी या आपने जिस तरीके से बताया कि आज के दौर में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप नए स्टार्टअप की जो फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें भारतीय बैंकों का या अन्य जो संस्थाएं हैं
जो फंडिंग संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से जो शासकीय जो या कोई सरकार की कोई ऐसी ये है संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करना चाहती हैं, उसमें क्या आप देखते हैं या उनका रुख किस तरीके से नए स्टार्टअप के लिए होता है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फंडिंग की कमी है मार्केट में। फंडिंग की तो भरपूर हर तरीके से उपलब्ध है। अगर आप फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो मार्केट में इन्वेस्टर्स बैठे हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं जो पैसा देना चाहते हैं। लेकिन मेन जो सबसे बड़ा और मेरे सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये होता है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें ये तो पता है कि छत पे जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सीढ़ियां कहाँ है। क्योंकि ना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फाउंडर्स को पता है कि कौन सा सीरियस इन्वेस्टर है, कौन सा सीरियस इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग फर्म्स है, और ना इन्वेस्टर्स को पता है कि वो फाउंडर्स कहां बैठे। आप चाहे कितनी भी डिजिटल प्रेजेंस बना लीजिए, चाहे आप कितना भी वो कर लीजिए, मार्केटिंग कर लीजिए, एक वो जो गैप रहता है वो हमेशा ही रहता है। तो ये शायद एक बहुत बड़ा गैप है जिसके लिए एक मीडियम और एक प्लेटफॉर्म बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, जहां पे दोनों लोग आए, आपस में एक दूसरे को देखें, कोलैबोरेशन हो, जहां पे वो आपस में एक दूसरे को समझ सके कि हाँ कौन सी कंपनी को कौन सा इन्वेस्टर और कौन सा वेंचर कैपिटलिस्ट की आवश्यकता है। तो वो चीज बहुत सुविधाजनक हो सकती है और शायद बहुत सी ऐसी स्कीम्स चल भी रही, बट वो समय के साथ थोड़ी और प्रभावशील होंगी और हम उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत जल्दी कार्यान्वित भी हो जाएंगे। जैन साहब, आज का युवा अगर स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और एक सफल स्टार्टअप के रूप में अपने कार्य को करना चाहता है, तो ऐसे मेरे साथी संदेश लाइव के व्यूअर्स के लिए आप दो सब क्या कहेंगे? पहली चीज तो आपको ये श्योर होने की जरूरत है कि आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत शायद वो मजनू और लैला के लिए कहा जाता था कि ये आग का दरिया है जिसे कूद के जाना है। तो मेरे हिसाब से शायद ये भी उसके लिए भी यही कहना जरूरी है कि आग का दरिया अगर आप ये कूद रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक स्टार्टअप को शुरू करना है तो वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको मेन मूलभूत ये समझने की जरूरत है कि इसमें कंटिन्यूसली आपको अपने आप को इम्प्रेस करना होगा, प्रोग्रेस करना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी चीजों को लेके। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपको जर्नी को एंजॉय करने की जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सही मौके पे क्या एक्शंस लेने हैं और क्या कॉल लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले गैप ढूंढिए। मार्केट और हमारे समाज में बहुत से गैप्स हैं जहां पे वो उसको फिल आउट कर सकते हैं, और कई सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अभी भी हैं जिनमें कई तरीके के स्टार्टअप की बहुत जरूरत है। अभी हमारे ड्यूरिंग द डिस्कशन कई चीजों पे हमारे ऐसा पॉइंट निकले जहां पे मेरे हिसाब से काफी काम किया जा सकता है। तो उन सारी चीजों पे काम किया जाए। इन चीजों में गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, स्टार्टअप कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है। अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कार्य को तो डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। डेफिनेटली हर बच्चे को आना चाहिए और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप साथी संदेश लाइव में आए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी स्टार्टअप के संबंध में। इसके लिए मैं साथी संदेश लाइव की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं या हम डिस्कस कर सकें। शायद ये पूरा आज इंटरव्यू नहीं रहा, एक डिस्कशन रहा, एक पैनल डिस्कशन जैसा रहा। और मैं चाहूंगा कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको समझ सके, ताकि शायद आने वाली पीढ़ी इस चीज को प्रॉब्लम ना समझ के इसका सॉल्यूशन समझे और एक बेहतर कल की तरफ हम बन सके। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आपने अभी स्टार्टअप के संबंध में हमारे बीच हर्ष जैन जी को सुना, ये थे एक्सो सोलार के स्टार्टअप किंग और हमारे भिलाई की एक शख्सियत जिन्होंने इतने कम समय में एक ऐसा साम्राज्य या एक ऐसा स्टार्टअप की दुनिया में अपनी एक अमृत छाप छोड़ा, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं कि स्टार्टअप के क्षेत्र में वो इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहें और लोगों को रोजगार देते रहें। तो मैं फिर आप लोगों से आज विदा लेता हूं इस कार्यक्रम में, और मैं अपने साथी संदेश लाइव को व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें साथी संदेश लाइव से, और मैं फिर कोई नए शख्सियत से आपको इसी तरीके से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए मैं मलय बनर्जी, मुझे आप इजाजत दें। धन्यवाद।